हेलो व्यूअर्स, आज का यह वीडियो क्लास 10th के लिए है और आज का टॉपिक है पादपों में परिवहन। क्लास 10th में पादपों में परिवहन बहुत शॉर्ट में है और आज इस टॉपिक पर हम देखेंगे। पादपों में परिवहन का मतलब होता है, जैसे आपने मनुष्य में देखा कि विभिन्न पदार्थों को जीवों में एक स्थान पर दूसरे स्थान पर ले जाना या वहाँ से ले आना। तो इसी तरह से पौधा भी एक जीव है जिसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ जड़ों से पत्तियों तक जल व खनिज पहुँचाए जाते हैं तथा पत्तियों में भोजन बनता है जो पौधे के सभी भागों में जड़ तक संग्राहक अंगों तक वितरित किए जाते हैं। तो पादपों में परिवहन दो तरह का होता है, ऊर्ध्वगामी परिवहन। ऊर्ध्वगामी परिवहन अर्थात ऊपर की ओर जाना। ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर की ओर जाना, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस इन द प्लांट आर कॉल्ड ऊर्ध्वगामी परिवहन। ऊर्ध्वगामी परिवहन क्या है? जाइलम द्वारा जल व खनिजों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाया जाना ऊर्ध्वगामी परिवहन कहलाता है, क्योंकि यह जड़ से पत्तियों तक ऊपर की ओर पहुंचाया जाता है, इसीलिए इसे ऊर्ध्वगामी परिवहन कहते हैं। अधोगामी परिवहन फ्लोएम द्वारा पत्तियों में बना भोजन जड़ों तक पहुंचता है, संग्राहक अंगों तक पहुंचता है, यानी फलों में भी पहुंचता है और जड़ में भी पहुंचता है, जहां भी उसे पूरे तने में वितरित होता है, क्योंकि भोजन की आवश्यकता तो हर एक कोशिका को है। जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं सबको भोजन चाहिए और तब उसी भोजन का शोषण करके वह ऊर्जा प्राप्त करेंगे, जिससे उसमें विकास, टूट फूट, मरम्मत आदि का कार्य होगा। तो अधोगामी परिवहन का मतलब पत्तियों में बने भोजन का पौधे के विभिन्न भागों मूलतः जड़ तक वितरित होता है, इसी को हम अधोगामी परिवहन कहते हैं। इस पूरे परिवहन में प्रमुख क्रियाएं भिन्न हैं। 3 भागों में हमने बांटा है, जिसमें आप देख रहे हैं 2 भाग लिखे हैं, अभी मिटाकर तीसरा भाग लिखा जाएगा। अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए बच्चों ये चित्र आप बनाएंगे, निश्चित है। एब्जॉर्प्शन क्या है? भूमि में मृदा कणों के बीच बीच जल व खनिज उपलब्ध हैं, जिसे पौधे की पत्तियों तक पहुंचना है। तो मृदा विलयन से, याद रखें अवशोषण क्या है? मृदा विलयन से जल व खनिजों का मूल रोगों में प्रवेश करना और उन्हें जाइलम तक पहुंचना अवशोषण कहलाता है। परिभाषा यही लिखेंगे, मूल रोगों द्वारा मृदा में उपस्थित जल और खनिजों का मूल रोगों में प्रवेश करना और जाइलम तक पहुंचना अवशोषण कहलाता है। यह देखिए मिट्टी के कण हैं, यहाँ मूल रोम बीच बीच में फैले हैं। ये मूल रोम की यानी जड़ के बाह्य त्वचा है, फिर कॉर्टेक्स यानी बल्कुट है, इंडोडर्मिस है, परिडंब है, ये लाल कलर में जाइलम, हरे कलर में फ्लोएम और बीच में ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं। अब ये कैसे होता है? मूल रोम का जल, मृदा कणों का जल जो है इसमें प्रवेश करता है, ये अवशोषण हो गया। इसमें से इसमें आता है, इसमें आता है, समीपवर्ती कोशिकाओं में आते आते फिर ये जो है आप देखें कि हमने बिंदी रख दिया है, यहाँ पहुँच जाता है। इस तरह से इस क्रिया को अवशोषण कहते हैं। अवशोषण 2 प्रकार का होता है, सक्रिय अवशोषण, निष्क्रिय अवशोषण। जब अवशोषण क्रिया में
ऊर्जा व्यय की जाती है, एटीपी की ऊर्जा व्यय की जाती है और उस ऊर्जा व्यय करके सक्रियता के साथ मूल रोमों में जल व खनिज पहुंच जाता है, खींच लिया जाता है, तो उसे हम सक्रिय अवशोषण कहते हैं। ध्यान रहे, सक्रिय अवशोषण में ऊर्जा व्यय होती है और यह अधिक तीव्र गति से होती है। निष्क्रिय अवशोषण, जब मूल रोम बिना ऊर्जा व्यय किए ऑस्मोसिस परासरण क्रिया द्वारा अवशोषण करते हैं तो इसे हम निष्क्रिय अवशोषण कहते हैं। ध्यान रखें, निष्क्रिय अवशोषण क्या है? जब मूल रोम बिना एटीपी ऊर्जा व्यय किए मृदा विलयन से जल और खनिज का अवशोषण करते हैं तो इसे निष्क्रिय अवशोषण कहते हैं। यह एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें ऑस्मोसिस क्रिया द्वारा, परासरण क्रिया द्वारा अवशोषण होता है। दूसरा है, अब देखिए मूल रोमों में जल पहुंच गया, रसारोहण। रसारोहण क्या है? एसेंट ऑफ सेल, जो जाइलम में जल पहुंचा हुआ है यह ऊपर पत्तियों तक पहुंचता है। देखिए पृथ्वी पर कोई चीज नीचे की ओर गिरती है, लेकिन आप ध्यान रखिए ये जाइलम वाहिकाएं मृत कोशाएं हैं और इस मृत कोशाओं द्वारा, जड़ों द्वारा अवशोषित जल पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। इसी क्रिया को रसारोहण कहते हैं। यानी रसारोहण वह क्रिया है जिसमें जाइलम द्वारा जल व खनिजों को पत्तियों तक, ऊपर की ओर पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। रसारोहण की क्रिया विधि में डिक्सन और जर्नी ने अपना मत दिया कैसे होता है। इसमें 3 बल संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। निम्न 3 बल संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। नंबर 1, वाष्पोत्सर्जनाकर्षण बल। पत्तियां हमेशा वाष्पोत्सर्जन करती रहती हैं जिससे खिंचाव बल उत्पन्न हो जाता है जाइलम वाहिकाओं में। पत्तियों के लगातार वाष्पोत्सर्जन से जाइलम वाहिकाओं में एक चूषण बल, सक्शन फोर्स, खिंचाव बल उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम वाष्पोत्सर्जनाकर्षण बल कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन के कारण होने वाला आकर्षण बल वाष्पोत्सर्जनाकर्षण बल कहलाता है। जल का ससंजन बल, जल के अणु आपस में चिपकने का जो बल लगाते हैं उसे ससंजन बल कहते हैं। जल का असंजन बल, जल के अणु जाइलम भित्तियों से चिपकने के लिए जो बल लगाते हैं उसे हम असंजन बल कहते हैं। तीनों बल संयुक्त रूप से कार्य करते हैं जिससे जल आविरल धारा के रूप में पत्तियों तक पहुंच जाती है। इस तरह ये रसारोहण क्रिया होती है। अब तीसरा पॉइंट हम देखेंगे। तीसरा पॉइंट देखेंगे वितरण, स्थानांतरण। स्थानांतरण क्या है? पत्तियों में बना भोजन दाब के कारण विसरण विधि से पौधे के विभिन्न भागों में, पौधे के विभिन्न भागों में विलयन के रूप में दाब के कारण वितरित होता रहता है। दाब के कारण
वितरित होता रहता है। यानी पहुंचता रहता है। ये स्थानांतरण हो गया। सारी बात को समझने के लिए यहां देखें, सारी बात को समझने के लिए यहां देखें, मान लीजिए यह जाइलम है और फ्लोएम, ये बीच में जाइलम है और फिर यहां पर फ्लोएम। अब ये जड़ है, जड़, और यहां पर ये पत्ती, पत्ती में भी ये फ्लोएम और जाइलम पहुंचे हुए। ये हरे कलर में जाए फ्लोएम। जल जो जल अवशोषित करता है वह देखिए जाइलम में पहुंचता है, जाइलम से ऊपर चढ़ता है, पत्तियों में आता है, पत्तियों से वाष्पित हो जाता है जल। क्या हो जाता है? या वाष्पित हो जाता है। पत्तियों में भोजन बनता है, वह भोजन फ्लोएम द्वारा नीचे की ओर आता हुआ जड़ को मिलता है। इस तरह से ये कार्य होता रहता है। इसी कार्य को मुंच नामक वैज्ञानिक ने समझाया, जिसे मुंच की परिकल्पना कहते हैं। आइए देखते हैं मुंच की परिकल्पना। मुंच ने कहा, मुंच की परिकल्पना, मुंच ने कहा कि यदि हम दो बीकर ले लें, दोनों को स्मॉल टी नली से जोड़ दें, दोनों में एक एक ऑस्मोमीटर रख दें, ऑस्मोमीटर को कैपिटल टी नली से जोड़ दें और ऑस्मोमीटर बी में लगातार शुगर डालने का प्रबंध करें और ऑस्मोमीटर ए से लगातार शुगर निकालने का प्रबंध करें। तो और पानी भर दें, ये जल भर दें, तो शुगर डालने के कारण यहाँ पर अंतःपरासरण होगा, जिससे दाब उत्पन्न होगा और पानी आता हुआ ऑस्मोमीटर बी में आएगा। शुगर निकालने के कारण यह बहिर्परासरण होगा और फिर ये जल स्मॉल टी नली से ऑस्मोमीटर बी में आता रहे। इस प्रकार ऑस्मोमीटर ये जाइलम की भांति, ये कैपिटल टी नली फ्लोएम की भांति और स्मॉल टी नली जाइलम की भांति और ऑस्मोमीटर भी पत्ती की भांति और ये जल की कोशाओं की भांति कार्य करते हैं और रसारोहण होता रहता है। पुनः देखें, मुंच ने बताया कि ये दो बीकर ले लें, एक में ऑस्मोमीटर ए, एक में ऑस्मोमीटर बी रखें, दोनों को स्मॉल टी नली से जोड़ दें, फिर दोनों ऑस्मोमीटर को कैपिटल टी नली से जोड़ दें, ऑस्मोमीटर बी में शुगर डालने का प्रबंध करें, ऑस्मोमीटर ए में शुगर निकालने का प्रबंध करें। तो यहाँ घोल गाढ़ा होने के कारण
अंतःपरासरण होगा, जिससे दाब बनेगा, दाब से जल चढ़ता हुआ फ्लोएम की भांति बी में आएगा। यहाँ शुगर निकाल दिया जाए तो यहाँ विलयन हल्का तन हो जाएगा, जिससे वही परासरण होगा, जल बाहर आ जाएगा, स्मॉल टी नली की भांति होता हुआ यहाँ है। उन्होंने कहा ठीक इसी प्रकार पौधों में स्मॉल टी नली की तरह जाइलम कार्य करता है और कैपिटल टी नली की तरह फ्लोएम कार्य करता है। ऑस्मोमीटर बी पत्ती की तरह कार्य करता है। ऑस्मोमीटर ए जड़ की कोशिकाओं की या उपयोगी कोशिकाओं की तरह कार्य करता है। और इस तरह पौधों में स्थानांतरण क्रिया होती रहती है। यहीं पर यह समाप्त हुआ। अगले टर्न पर लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक देखेंगे उत्सर्जन।